अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट की थी, जिसपे आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। ये प्रोटीन के सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करेंगे, ये आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया को वीक करती हैं, किल नहीं करती। फिर आ जाती है इनकी क्लासिफिकेशन। मैक्रोलाइट्स में हमारे पास है एरिथ्रोमाइसिन, एसिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। फिर आ जाती है इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे मेटाबोलाइज करती है और कैसे इलिमिनेट करती है। सबसे पहले है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम ओरल देते हैं और जो एजिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन होती है वो फूड से इम्पीडेड होती है। मतलब कि अगर स्टमक में फूड प्रेजेंट है और हमने उसको एजिथ्रोमाइसिन दे दी तो वो क्या करेगी, फूड जो है वो ड्रग को डाइल्यूट कर देगी, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। फिर आ जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है वो ज्यादा होगा हमारे पास टिश्यूज के अंदर और फेगोसाइट्स के अंदर देन इन द ब्लड। और क्यों ज्यादा होगा? आयन ट्रैपिंग की वजह से और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब ये आयन ट्रैपिंग क्या है? जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन होती हैं वो वीक बेसिक ड्रग्स होते हैं। तो जब ये फेगोसाइट्स के अंदर जाएंगे तो उनके लाइजोसोम्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो वहां जाके ये वीक बेसिक ड्रग ट्रैप हो जाएंगे। किसी भी ड्रग का अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो ज्यादा टिश्यूज के अंदर होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा या ब्लड। जबकि जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो ज्यादा ब्लड में होंगी एज कम्पेयर टू टिश्यूज। उसके बाद इनका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हिपैटिक ही होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास करती हैं। जो भी ड्रग हम ओरल देते हैं वो जीआईटी से सबसे पहले लीवर के अंदर जाएंगी, वहां पर मेटाबोलाइज होंगी। और बहुत से ड्रग तो ऐसी होती हैं जो कि 90% लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं और बहुत कम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच सकती हैं। फिर आ जाती है इनकी इलिमिनेशन। जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन होती है और क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है वो रैपिडली इलिमिनेट हो जाती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन नहीं होती। हमने अभी पढ़ा कि एजिथ्रोमाइसिन टिश्यूज और फेगोसाइट्स के अंदर ट्रैप होती है, तो ये स्लोली टिश्यू से जो है वो इलिमिनेट होगी। जबकि जो क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन है वो होती ही प्लाज्मा में है, वहां से इलिमिनेट होना ज्यादा इजी है, तो वो रैपिडली इलिमिनेट हो जाएंगी। फिर आ जाती है इनकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का भी सेम कॉन्सेप्ट है। जो एरिथ्रोमाइसिन और फेरिथ्रोमाइसिन है वो रैपिडली इलिमिनेट हो रही है, तो उनकी हाफ लाइफ भी कम होगी, वो बॉडी के अंदर कम टाइम के लिए स्टे करेंगी। तो इनकी हाफ लाइफ होती है 2 to 6 आवर। जबकि एजिथ्रोमाइसिन स्लोली इलिमिनेट होती है तो इसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी, 2 to 4 डेज। फिर आ जाता है इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कि कौन कौन से बैक्टीरिया को ये किल करने की एबिलिटी रखती हैं। जो एरिथ्रोमाइसिन होता है वो किल करता है कंपाइलोबैक्टर, क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा, लिगियोनेला, ग्राम पोस्टेड कोकाई और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को। स्पेक्ट्रम के अंदर बस बैक्टीरिया के नेम ऐसे ही आपने बस याद रखनी है। एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन का स्पेक्ट्रम भी सेम है, लेकिन इनकी ज्यादा एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द क्लेमीडिया, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स और टोक्सोप्लाज्मा। फिर आ जाता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैक्रोलाइट्स हमें पता है कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करती, सिर्फ वीक करती हैं। ये बाइंड करेंगे 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और इनहिबिट करेंगे ट्रांसपेप्टाइडेशन को। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स को पढ़ना होगा, यानी कि ट्रांसलेशन को पहले समझना होगा। मैकेनिज्म में आगे बढ़ने से पहले आप इस फिगर को देखें और मेरी ड्राइंग को इग्नोर करें। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, जिसके अंदर स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 50S का होता है। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है ना, ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और फिर उस कॉम्प्लेक्स के साथ लार्ज सब यूनिट आकर बाइंड कर जाता है। ये जो लार्ज सब यूनिट है ना, उसके ऊपर 3 साइड्स होती हैं, ए साइड, ई साइड और ई साइड। साइड्स होती है ना, उसके ऊपर न्यू अमाइनो एसिड्स ने आकर बाइंड करना होता है। ये बाइंड करती है अमाइनो एसाइल चार्ज ट्रांसफर आरएनए को, जो कि नए अमाइनो एसिड लेके आ रहा है ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस हो सके। ये तो हमें पता है ना कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं। और पी साइड के ऊपर ना ऑलरेडी पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। ये होल्ड कर रहा होता है ग्रोइंग चेन को। जो पेप्टाइड चेन ऑलरेडी ग्रो हो रही है ना, मतलब कि ये अमाइनो एसिड है, ये सर्कल अमाइनो एसिड्स को शो कर रहे हैं। तो जो पी साइड होती है उसके पास पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए होता है, जो कि ऑलरेडी ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को होल्ड किए हुए है। और जो ए साइड होती है उसने नया अमाइनो एसिड लेकर आना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पेप्टाइड चेन होती है वो पी साइड से ए साइड के ऊपर ट्रांसफर होगी। ये देखें,
यहाँ पे पेप्टाइड चेन अब ए साइड के ऊपर है। ये स्टेप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब जब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर आगे चलेंगे ना, देखें पी साइड जो है वो एम्प्टी हो चुकी है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगी। अब ए साइड ने पी साइड की जगह पे आना है और फिर ए साइड के ऊपर आकर नया अमाइनो एसिड लगेगा। तो मैक्रोलाइड इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं, ये ए साइड को पी साइड की जगह पे आने नहीं देते। इस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, ना नए अमाइनो एसिड बाइंड करेंगे, ना पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन हो सकेगी और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। देखिए मैक्रोलाइड्स बाइंड करेगा 50s राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर और ब्लॉक करेगा ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम ए साइड टू बी साइड और प्रिवेंट करेगा एलोगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन को। प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन होगी और ये बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही, बैक्टीरिया किल नहीं हो रही, लेकिन उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद ये रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? वही बाकी ड्रग की तरह इफ्लक्स पंप का मैकेनिज्म होगा, यानी कि बैक्टीरिया क्या करेंगे? मैक्रोलाइड्स को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? मिथाइलेशन कर लेंगे। मिथाइलेशन क्या होती है कि जिस सब यूनिट के साथ मैक्रोलाइड ने बाइंड करना था, हमें पता है कि मैक्रोलाइड बाइंड करती है 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, वहां पे ये क्या करेंगे? मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो इस तरह मैक्रोलाइड बाइंड नहीं कर सकेंगे और अपना काम नहीं कर सकेंगे। ये सब बैक्टीरिया के लिए होगा। इसके अलावा जो एंटीरियोबैक्टीरियसी होते हैं, ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि मैक्रोलाइड्स को हाइड्रोलाइज कर दे और वो अपना काम ना कर सके, जैसे बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम्स थे पेनिसिलिन के अंदर, जो कि बीटा लैक्टम को हाइड्रोलाइज कर रहे थे। उसी तरह ये ईस्टरेजेस एंजाइम होते हैं। फिर आ जाती है इनकी क्रॉस रेसिस्टेंस। क्रॉस रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर कोई बैक्टीरिया एक मैक्रोलाइड से रेसिस्टेंट होगा तो वो बाकी मैक्रोलाइड से भी रेसिस्टेंट होगा। जैसे कि हम कहें कि एक बैक्टीरिया है जो एजिथ्रोमाइसिन से रेसिस्टेंट है, एजिथ्रोमाइसिन उसको किल नहीं कर सकती, तो अगर हम कोई और मैक्रोलाइड भी देंगे ना, जैसे कि हमने क्लेरिड्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन दी, तो वो उससे भी रेसिस्टेंट होगा, ये भी अपना काम नहीं कर सकेंगी। इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट क्रॉस रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई ड्रग हो जो कि सेम 50s राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड कर रहा हो, तो उसके अंदर पार्शियल क्रॉस रेसिस्टेंट होगी, क्योंकि वो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, सिर्फ उस जगह पर बाइंड कर रहा है जहां पर मैक्रोलाइड्स बाइंड करती थी, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स वगैरह। ये भी 50s राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड करते हैं। कोई बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन वगैरह से, तो वो पार्शियली रेसिस्टेंट होगा क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन से भी। फिर आ जाती है इनके क्लिनिकल यूजेस। सबसे पहले है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन उन इन्फेक्शन के अंदर यूज होगा जो हमने इसके स्पेक्ट्रम में पढ़े थे। इसके अलावा ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट न्यूमोकोकाई होता है उसके अंदर ये एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूसिंग स्टेप्टोकोकाई, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस के खिलाफ ये एक्टिव नहीं होता। फिर आ जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ये भी सेम एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही होगा, उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा क्योंकि स्पेक्ट्रम जो सेम है, लेकिन इसकी ज्यादा एक्टिविटी होती है अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा, रेक्सेला और नाइजीरिया के अंदर। उसके अलावा ये जेनिटल और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के अंदर यूज होता है जो कि क्लेमिडिया और ट्रैकोमैटिस काज करते हैं। इसमें अगर हम सिंगल डोज देंगे एजिथ्रोमाइसिन की तो वो भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए काफी होगी। उसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर 3 to 4 डे कोर्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया काफी होता है। फिर आ जाती है क्लेरिड्रोमाइसिन। क्लेरिड्रोमाइसिन का भी सेम स्पेक्ट्रम होगा एरिथ्रोमाइसिन जैसा, और ये यूज होती है प्रोफिलैक्सिस के अंदर और ट्रीटमेंट के अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के। ये क्या काज करता है? लंग डिजीजेस और लिम्फोडेनाइटिस वगैरह काज करता है। ये अल्सर्स काज्ड बाय एस पायरोलाई की कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर भी यूज होती है, मतलब कि एक ड्रग क्लेरिड्रोमाइसिन होगी और उसके अलावा भी और ड्रग्स जो है वो हमारे पास अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। फिर आ जाती है इसकी टॉक्सिसिटी कि इसके ओवर यूज की वजह से ये जनरल जो है वो हमारे पास इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होता है, स्किन रैशेस होते हैं, इओसिनोफिलिया होगा, इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, ये लीवर का इन्फेक्शन होता है, ड्रग्स की वजह से होता है। हमने मैक्रोलाइड्स दी, इम्यून रिस्पॉन्स हुआ और उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो गया। फिर ऐसा होता है इसका ड्रग इंट्रैक्शन कि अगर हम
دو میڈیسنس کو اکٹھا دے رہی ہوں تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. میکرولائٹس کے ساتھ اگر ہم کوئی اور ڈرگ دے رہے ہوں تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی. تو جو ہمارے پاس میکرولائٹس میں ایریتھرومائسن اور کلیریڈومائسن ہے وہ انہیبٹ کرتی ہے سائٹوکروم P450 انزائم کو. ہم نے یہ جنرل فارما میں پڑھا تھا کہ جو سائٹوکروم P450 انزائم ہوتا ہے وہ ڈرگ کی میٹابولزم کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو جب یہ سائٹوکروم P450 انزائم انہیبٹ ہوگا تو یہ ڈرگ کو میٹابولائز نہیں کر سکے گا. اس لیے اس ڈرگ کا پلازما لیول انکریز کر جائے گا. جب پلازما لیول انکریز کرے گا تو ٹاکسسٹی بھی انکریز کرے گی. تو ایریتھرومائسن اور کلیریڈومائسن کون سے ڈرگس کی ٹاکسسٹی کو انکریز کر سکتے ہیں یا پلازما لیول کو انکریز کر سکتے ہیں؟ ان میں ہمارے پاس اینٹی کوگولنٹس ہوتے ہیں، کاربامازپین وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے. ایریتھرومائسن اور کلیریڈومائسن تو انہیبٹ کرتی ہیں سائٹوکروم P450 کو، لیکن ایزیتھرومائسن نہیں کرتی. تو اس کا ان ڈرگس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، یہ ان کے پلازما لیول کو انکریز نہیں کرے گی. اینڈ دیٹس اٹ.